Hello students, and I'll be teaching you guys fundamentals of plant breeding. That topic for today is history, objectives and achievements of plant breeding. So let's just start the topic, and here we go. Firstly, we will learn about the introduction of plant breeding. What is plant breeding? What is aim of plant breeding? And what are the historical events in plant breeding and how it just started. तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये प्लांट ब्रीडिंग है क्या? प्लांट ब्रीडिंग आपने वर्ड सुना है तो कुछ तो होता होगा. तो प्लांट ब्रीडिंग और कुछ नहीं है, प्रोसेस है किस चीज़ की? ऐसी प्लांट वेराइटीज डेवलप करने की जो कि हमें बेटर आउटकम दे सकें, मीन्स बेटर प्रोड्यूस दे सकें, रेजिस्टेंट हो किससे? डिसीजेस से, इंसेक्ट से, पेस्ट से एंड इवन एबायोटिक स्ट्रेस से. ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. सो प्लांट ब्रीडिंग का हमारा एम क्या है? इट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज. मतलब हम जो है न्यू वेराइटीज को डेवलप करना चाहते हैं, और न्यू वेराइटीज जो डेवलप हम करना चाह रहे हैं उनमें फीचर्स क्या क्या होने चाहिए. तो फर्स्ट फीचर तो होना चाहिए कि हाई यील्डिंग होनी चाहिए. जो हमारे पास जनरल प्रोड्यूस आ रहा है उससे बेटर प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन जो है हमारा जो है पर एरिया जो आ रहा है वो हमारे नॉर्मल प्रोडक्शन से बेटर आना चाहिए. रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिसीजेस. जो हमारे पास बायोटिक स्ट्रेस है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से जो हमारे पास दिक्कतें आती हैं, जो हमारे क्रॉप लॉस होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी जो वेराइटी हो वो रेजिस्टेंट हो, उनसे लड़ने की ताकत रखती हो. ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड एडेप्टेड टू डिफरेंट अनफेवरेबल इन्वायरमेंट टू इंश्योर फूड सेफ्टी. ड्रॉट रेजिस्टेंट यानी कि अगर सूखा पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए तो ऐसी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उनसे हमारी वेराइटी रेजिस्टेंट रहे और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी खुद को प्रोड्यूस करने की क्षमता रख सके. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट वी डू इन प्लांट ब्रीडिंग. तो प्लांट ब्रीडिंग में कुछ तो करते होंगे, तो हम पढ़ेंगे कि आखिर प्लांट ब्रीडिंग में करते क्या है. तो पहले तो हम क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी करते हैं. तो आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये वेरिएबिलिटी आखिर क्या है. तो वेरिएबिलिटी क्या है? ये होते हैं चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस वेराइटी. क्योंकि हमारे पास जो एक ओल्ड वेराइटी है उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, और वो चेंजेस क्यों करेंगे? कि हम अपने फेवर में लाने के लिए चीज़ों को. फेवर में क्या लाएंगे? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमें एबायोटिक स्ट्रेस से बचाना है अपनी वैरायटी को, बायोटिक स्ट्रेस से बचाना है, हाई प्रोड्यूस देनी है, उसके बाद जो है हमें फोटो इंसेंसिटिविटी टाइप्स जो है उसको सेट करना है. तो ठीक है, वेरिएबिलिटी क्रिएट करेंगे. अब वेरिएबिलिटी क्रिएट कैसे करते हैं आखिर? तो उसके लिए हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है. हाइब्रिडाइजेशन मतलब 2 अलग अलग जीनोटाइप के वेराइटीज़ को ला के हम क्रॉस करेंगे, और उनसे जो प्रोजनी आएगी उसमें हम न्यू जो फीचर्स हैं या फिर न्यू जो हमें जीन्स चाहिए, न्यू हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स चाहिए, उनको हम लोग चेकआउट करेंगे. टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर अगर आप एग्रीकल्चर में, तो आपने ये वर्ड पहले दिन से ही सुना होगा, आई एडमिट दैट. तो टिश्यू कल्चर आखिर क्या होता है? टिश्यू कल्चर बेसिकली होता कुछ नहीं है. इसमें हम लोग कल्चर करते हैं टिश्यूज को या सेल्स को. किसमें? इन विट्रो कंडीशन में. इन विट्रो कंडीशन क्या होती है? लैब कंडीशंस. तो लैब कंडीशन में कल्चर करके फिर इसका यूज हम लोग मोस्टली माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए करते हैं. ठीक है. तो ये हो गया हमारा टिश्यू कल्चर. उसके बाद म्यूटेजेनेसिस. म्यूटेजेनेसिस सुन के वर्ड म्यूटेशन का ध्यान आता है, तो हाँ ठीक है, वही बात है. म्यूटेजेनेसिस क्या होती है? म्यूटेशन कॉज करने की प्रोसेस. तो म्यूटेशन आखिर कॉज कैसे होता है? जो म्यूटेशन है हमारे पास, एक तो जो है नेचुरली म्यूटेशन होता है, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के लिए नेचुरली म्यूटेशन जो है एकदम से नहीं होता, और म्यूटेशन इतना स्पेसिफाइड भी नहीं होता कि हम जो है उसे एट टाइम ऑफ नीड तुरंत नेचुरली पा सकें. तो हम लोग जो है आर्टिफिशियली करते हैं. तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन
प्रोड्यूस किया जाता है विद हेल्प ऑफ एक्स रेज होती हैं हमारे पास, उसके बाद यूवी रेज होती हैं, केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं। तो इन सब की हेल्प से म्यूटेशन कॉज किया जाता है और हम अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स को नेक्स्ट प्रोजेनी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हम लोग जो है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में क्या कर रहे हैं, वेरिएबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ओल्ड वेराइटी में या फिर ओल्ड स्पीसीज में। उसके बाद अब हम लोग दूसरा क्या काम करते हैं इसमें, हम लोग इसमें करते हैं सिलेक्शन ऑफ इलीट टाइप, कि हमारे पास जो वेराइटीज हैं, जो ब्रीड्स हैं या फिर जो भी स्पीसीज हैं, उसमें कुछ तो डिफरेंसेस होते हैं, तो उसमें कुछ जो है लोअर कैटेगरी कैरेक्टर्स के होते हैं, कुछ हाई कैटेगरी कैरेक्टर्स के होते हैं। तो उसी में जो है हम लोग एलीट टाइप का सिलेक्शन करते हैं पॉपुलेशन से, यानी कि जो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें से एलीट टाइप मीन्स इसमें इस हाई स्टैंडर्ड जो है हमारे पास जो वेराइटीज हैं उनको हम लोग लेते हैं। तो हाई स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, जो ज्यादा प्रोडक्शन दे रही हूं, हाई प्रोडक्शन, हाई रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि एलीट टाइप यानी कि जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है उसमें से सुपीरियर क्वालिटी या फिर सुपीरियर कैरेक्टर्स के वेराइटीज को पकड़ना या फिर डिफरेंशिएट करके रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ जीनोटाइप्स ऑन मल्टी लोकेशन ट्रायल्स। अब इसका क्या मतलब है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक वेराइटी है, उसको हमने किसी एक सर्टेन एरिया में प्रोड्यूस किया और उसका प्रोडक्शन काफी अच्छा है। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग नेचुरल कंडीशंस में, अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स के इफेक्ट में ट्रायल लगाएंगे, उसको प्रोड्यूस करके देखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि किस कंडीशन में वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है और सबसे अच्छे से प्रोडक्शन क्वालिटी। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप। तो हमारे पास जो वेराइटीज अवेलेबल है उसमें जो है मान सकते हैं कि एक ही जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देने वाले डिफरेंट जीनोटाइप्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेस्टिंग हम लोग ये पता करेंगे कि उसमें से जो सुपीरियर जीनोटाइप है वो कौन सा है और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया सीड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सीड मल्टीप्लिकेशन मतलब जो हमारे पास हाई क्वालिटी सीड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू वेराइटीज फॉर फार्मर्स और कॉमर्शियल कल्टीवेशन। तो जो हमारे पास फार्मर्स हैं उनको हम लोग हायर क्वालिटी की सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उनको देंगे और उनके प्रोडक्शन की कैपेसिटी एंड क्वालिटी को एनहेंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशंस। तो हमारे पास जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके कई जो है साइंटिस्ट रहे हैं, ब्रीडर्स रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस दी हैं। तो हम यहाँ पे वो डेफिनेशंस देखेंगे कुछ। तो फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी विल लर्न अबाउट इज फ्रॉम जे.एम. पॉलमैन। तो जे.एम. पॉलमैन कौन थे, ये एक रिसर्चर थे एंड अ टीचर एज वेल। तो इन्होंने काम किस पे किया था, इन्होंने वेराइटीज ऑफ सोयाबीन पर वर्क किया था। तो what does he say? He says that plant breeding is art and science for improving heredity of plant for benefit of humankind. तो art as well as science. तो इनकी नजर में तो हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग जो है वो आर्ट और साइंस है, किस चीज के लिए, इंप्रूविंग हेरिडिटी ऑफ प्लांट फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाई फ्रेंकल। ही वॉज अ plant breeder from New Zealand and he did his research work on wheat. So according to him, plant breeding is the genetic adjustment of plants to the social, cultural, economic and technological aspects of environment. So he made the environment a base impact and as per the environment he defined plant breeding. And on third
we have Riley. He was a researcher as well as a plant breeder, and he says that plant breeding may be defined as the technology for developing superior plants for various purposes. तो ये various purposes क्या हो सकते हैं? Welfare of humankind के लिए होते हैं. Now we come to the topic of history of plant breeding. तो plant breeding ऐसे तो इसकी बात की जाए तो जब से हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तब से इसकी हिस्ट्री रही है, बट थियोरटिकल एस्पेक्ट्स में जब देखा जाएगा तो थ्योरी के लिए तो प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री कब से मानी जाएगी? जब से उसके ऊपर रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ, उसके ऊपर स्टडी वर्क स्टार्ट हुआ. तो इस फेज में अगर हम बात की जाए तो हमारे पास जो है अर्ली जो है 1900 का जो फेज था, तब से हमने प्लांट ब्रीडिंग को एज साइंटिफिक, एज थियोरेटिकल या फिर एज रिसर्च वर्क पढ़ना स्टार्ट किया था. तो हमारे लिए प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? ईयर 1900 से. ठीक है, तो हमने इस फेज को भी जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. पहला फेज जो है हमारे पास क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग. ये फेज कब का है? फ्रॉम ईयर 1900 टू 1980. और सॉरी गाइस, उसके बाद का जो फेज है दैट इज 1980 ऑनवर्ड्स का जो फेज है वो हमारे पास आ जाता है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग का फेज. सो वी विल लर्न अबाउट दीज टू फेजेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन डिटेल. सो पहला फेज हमारे पास क्या हो गया? क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग. नाम से ही जो है क्लासिकल है. क्लासिकल मतलब थोड़ा सा जो हमारे पास पुराने ज़माने के यूज़ होते थे, पुराने ज़माने के टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स थी, उनकी हेल्प से जब प्लांट ब्रीडिंग की जाती थी, तो उस फेज़ की जो प्लांट ब्रीडिंग है उसको हम लोग क्लासिकल टर्म देते हैं. तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट कब से हुई थी? हमने बताया था 1900 से. तो 1900 में एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई? तो हमने जो है सुना हुआ है कि हमारे पास एक जेनेटिक्स के फादर हुआ करते हैं हमारे. कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल और जीजे मेंडल. तो जीजे मेंडल ने अपनी डिस्कवरीज की थी पी प्लांट पे फ्रॉम ईयर 1856 टू 1863. बट कुछ रीजंस की वजह से उनकी डिस्कवरीज को उस टाइम उतना क्या कहते हैं फेम नहीं मिल पाया, या फिर उनकी जो रिसर्च वर्क था, उनकी जो डिस्कवरीज थी वो लोगों को उतनी पता नहीं चल पाई, और उनकी जो रिसर्च वर्क था वो एक क्या कहते हैं बाउंड्रीज में लिमिट होकर रह गया. लेकिन 1900 में जो है फिर इंडिपेंडेंटली 3 साइंटिस्ट ने सेम जो है रिसर्च वर्क को दोबारा रीडिस्कवर किया. ये साइंटिस्ट कौन थे? डीवरिस हॉलैंड, कॉलिंस ग्रेनी एंड टेस्माक ऑस्ट्रिया. तो इन साइंटिस्ट ने जब अपने रिसर्च वर्क पे काम किया इंडिपेंडेंटली, तो इन्हें वही सेम रिजल्ट आए जो कि हमारे मेंडल साहब को आए थे. तो फिर यहाँ से शुरू हुआ फेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत हमारी हो गई 1900 से, जब हमारे मेंडल साहब की रिसर्च वर्क दोबारा रीडिस्कवर की गई. तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली करता क्या है? ये जो है यूज करता है इंटरब्रीडिंग की प्रोसेस को. जो हमारे पास क्लोजली रिलेटेड है या फिर डिस्टेंटली रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको यूज करता है विद द प्रोसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग. उनके बीच में जो है क्रॉसिंग कराता है. देन उसके बाद जो प्रोजनी आ रही है, उस प्रोजनी में से हम लोग अपने यूजफुल कैरेक्टर्स की प्रोजनी को सेलेक्ट करते हैं और फर्दर प्रोसीड करते हैं. ठीक है. सो वी विल स्टडी, हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे बेसिकली. तो जानते हैं इसमें बेसिकली फर्स्ट क्या था कि डिस्कवरीज कॉन्सेप्ट या फिर जो है जो हमारे पास रिसर्च हुई थी प्लांट ब्रीडिंग को लेके अर्ली 1900 में, तो उसमें क्या था मेजरली? तो पहला था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स की याद आ गई ना? बिल्कुल. तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बेसिकली वही 3 लॉज: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये 3 लॉज जो है मेंडल ने दिए थे. तो इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रीडिस्कवर किया गया था. उसके बाद प्रोजनी सिलेक्शन. प्रोजनी सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन कन्वेंशनल या फिर क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में. इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास जो पेरेंट्स हैं उनकी जो है F1 जनरेशन या फिर जो है प्रोजनी जनरेशन जो आती है, उसमें हम लोग सिलेक्शन करते हैं. उसके बाद इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन. इसमें जो है स्पेसिफाइड जीनोटाइप के प्लांट वेराइटीज को सिलेक्ट किया जाता है. और सिमिलरली प्योर लाइन सिलेक्शन, डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, रिकरेंट सिलेक्शन, बैक क्रॉस, ऐसे ही बहुत सारी जो है प्रोसेसेस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस डिस्कवर की गई थी.
सेकेंडली क्या था यहाँ पर, सेकेंडली यहाँ पे थी ब्रीडिंग टेक्निक्स, क्योंकि अगर प्लांट ब्रीडिंग का इनिशिएशन हो गया था तो ब्रीडिंग एक जो है उसकी टेक्निक्स भी आई होंगी। तो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की गई थी, तो इसमें बेसिकली क्या करते थे, जो हमारे पास नेचुरल प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेशन की, उसके यूज से प्लांट ब्रीडिंग की जाती थी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास आइडेंटिकल पार्ट होते हैं एक डीएनए के, वो आपस में कंबाइन करते हैं और जो है कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ वेरिएशंस आते हैं। तो उसी वेरिएशन की हेल्प से ब्रीडिंग को प्रोसेस किया जा रहा था उस टाइम। ठीक है, इसमें मेजरली क्या टेक्निक्स यूज होती थी, तो एक टेक्निक थी उसमें प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि जो हमारे पास प्लांट वैरायटी है उसको इंट्रोड्यूस करना। मास सिलेक्शन एंड प्रोजेनी सिलेक्शन टेक्निक्स। मास सिलेक्शन क्या होता था कि हमारे पास जो है एक पॉपुलेशन में से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे सिलेक्ट कर लिए जाते थे प्लांट वैरायटीज। नेक्स्ट, बाद में क्या हुआ कि इंटर वेराइटी हाइब्रिडाइजेशन, कि दो वेराइटीज के बीच में क्रॉस कराया जाने लगा। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दो स्पीसीज के बीच में भी क्रॉसिंग जो है की जाने लगी। उसके बाद इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, दो जेनेरा के बीच में क्रॉसिंग चेकअप की गई। उसके बाद म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्निक्स भी आ गई थी। म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्निक मतलब ब्रीडिंग की हेल्प, ब्रीडिंग की प्रोसेस में म्यूटेशन की हेल्प ली जाने लगी। किस लिए? स्पेसिफिक प्लांट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, कि हमारे पास जो नीड है जिन कैरेक्टर्स की, उनकी फुलफिलमेंट के लिए हम लोग क्या क्या करते थे। बाद में हमने इंटर जो है स्पेसिफिक, इंटर वेराइटल, इंटर जेनेरिक एंड इवन म्यूटेशनल ब्रीडिंग की हेल्प ली। सो नेक्स्ट, व्हाट वर द प्रोडक्ट्स डेवलप, क्योंकि अगर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पास, ब्रीडिंग हम लोग प्रोसेस कर रहे थे, टेक्निक्स यूज कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो डेवलप कर रहे होंगे ना। तो क्या प्रोडक्ट डेवलप हुए थे, तो मेनली इसमें जो है मास सेलेक्टेड वेराइटीज और एक्सोटिक वेराइटीज का हम लोगों ने डेवलप किया गया था। उसके बाद जब बाद में थोड़ा बहुत अराउंड 1940s क्या हुआ कि सेमी ड्वार्फ वेराइटीज यूज होने लगी। यूज किया बेसिकली, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज को प्रोड्यूस किया जाने लगा। और सेमी ड्वार्फ वेराइटीज किनकी थी? वीट की, राइस की और इवन मेज के हाइब्रिड्स का प्रोडक्शन किया गया। सॉर्गम, सुगरकेन, वीट और सम वेजिटेबल क्रॉप्स का भी डेवलपमेंट किया गया। अब मेजर अचीवमेंट क्या थे भाई क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के? तो मेजर अचीवमेंट में क्या था? सेमी ड्वार्फ वेराइटीज का जो है डेवलपमेंट किया गया था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव हाइब्रिड्स, यानी कि ऐसे हाइब्रिड्स जो फर्दर प्रोड्यूस कर सकते थे, उनका डेवलपमेंट किया गया था। दैट इज इन पल्म मिलेट, सॉगम, कॉटन, पिजन पी, राइस, व्हीट और कुछ वेजिटेबल्स क्रॉप में। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे पास जो है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग की। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग की। तो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग क्या है? मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग वो फेज है प्लांट ब्रीडिंग का जिसमें हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया था प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस के लिए। तो ये फेज स्टार्ट कब से हुआ था? तो ये फेज स्टार्ट हुआ था 1980 के बाद से। तो ठीक है, 1980 में हम लोग जो है क्या करने लगे थे? बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस का यूज करने लगे थे एग्रीकल्चर के लिए। तो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग क्या क्या करती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स का यूज करती है सेलेक्ट करने के लिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के लिए, यानी कि जीन्स में चेंजेस करने के लिए, टू इंसर्ट डिजायरेबल ट्रेड्स इनटू प्लांट्स, कि हमारे पास जो कैरेक्टर्स की हमें नीड है एक प्लांट में, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक व्हीट वेराइटी है, उसमें हमें कैरेक्टर क्या चाहिए कि वो उसकी हाइट छोटी हो जाए, तो वहाँ पे हम ड्वार्फ जीन जो है उसके अंदर इंसर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो जैसे हमने अभी क्लासिकल के बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ा, वैसे ही हम मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे। तो इसमें क्या हुआ, डिस्कवरीज अब क्या क्या हो गई थी? तो डिस्कवरीज बेसिकली क्या हो गई थी? ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग हो गई थी, यानी कि जीन्स में चेंजेस किए जाने लगे थे। अब तक जो चेंजेस हो रहे थे वो नेचुरल रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस से हो रहे थे, बट अब हम लोग आर्टिफिशियली उनके जीन्स में चेंजेस कर रहे थे। मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग, मॉलिक्यूलर का मतलब वर्ड समझते सुनते ही आपके अंदर जो है डीएनए या फिर आरएनए, यानी कि जो जेनेटिक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको ध्यान में आ जाना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग की जाने लगी थी, यानी कि जो हमारे पास जो है बात कर सकते हैं कि हम कुछ डीएनए या फिर कुछ ट्रेड्स या फिर जीन्स इंसर्ट करना चाहते थे, उसको हम इंसर्ट कर रहे थे। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या था?
कि हम लोग जीन्स को ऑन या ऑफ करना जान चुके थे। जीन्स फॉर एग्जांपल कोई जीन्स खुद को एक्सप्रेस कर रहा था और हम नहीं चाहते कि वो उस वैरायटी में एक्सप्रेस करे खुद को, तो हम लोग टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे टर्न ऑफ कर सकते थे, वो जीन फर्दर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एंड ट्रेटर टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक प्लांट ब्रीडिंग एंड पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें से जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी है एंड ट्रेटर टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही बैंड है। तो फर्दर हम लोग बात करेंगे ब्रीडिंग टेक्निक्स की। जैसे कि हमने अभी क्लासिकल में पढ़ा था कि क्या क्या ब्रीडिंग टेक्निक्स हमारे पास आई थी, सिमिलरली हम लोग जो है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ेंगे क्या क्या ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज होती है। तो ब्रीडिंग टेक्निक्स क्या थी इसमें? जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यानी कि जीन्स में चेंजेस किए जाने लगे थे। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, तो जब अब तक हम लोग जो है मास सिलेक्शन कर रहे थे, प्योर लाइन सिलेक्शन या फिर इंडिविजुअल सिलेक्शन कर रहे थे, अब हम लोग जेनेटिक मार्कर्स हो गए थे, इंडिविजुअल के स्पेसिफिक मार्कर्स हो गए थे, डीएनए मार्कर्स हो गए थे। इन सब का यूज करके डायरेक्टली हम लोग जो है जो प्रोजेनी हमें चाहिए होती है, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, उनको हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं उनको हाइब्रिडाइज कर सकते थे, उनको जीन्स में चेंज करके नेक्स्ट जनरेशन में लाया जा सकता था। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आप लोग जानते ही हैं। थर्ड इसमें क्या था कि प्रोडक्ट्स डेवलप, क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग डेवलप कर रहे थे। तो इसमें वही है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को हम लोग, जैसे कि रेपसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, टोबैको, टोमेटो, सोयाबीन एक्सेट्रा, और बहुत सारी वेजिटेबल क्रॉप्स जो कि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस की जा रही थी, उसका प्रोडक्शन हुआ। मेजर अचीवमेंट इसमें जो है ट्रांसजेनिक वेराइटीज का हुआ, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास? इसकी वजह से हमारे जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, सॉरी जीन रिवॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट हमारे पास आ गए भाई साहब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग मतलब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, क्यों करते हैं, आखिर उस क्यों का जवाब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो फर्स्ट थिंग तो हो गई हायर यील्ड। भाई किसान कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो एक सर्टेन लेवल तक अगर वो प्रोड्यूस कर सकता है और उसकी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लांट ब्रीडिंग का। और ये हायर यील्ड कैसे आती है? हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का जो है इवोल्यूशन करके या फिर हाइब्रिड का बना के। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, दूसरी चीज़ जो हमारे पास आ गई क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो क्वालिटी जो वर्ड है ये क्रॉप टू क्रॉप डिफर करता है। फॉर एग्जांपल अगर क्वालिटी की बात करें हम लोग जो है सीरियल्स में, तो उसमें क्या हो गया कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो उसकी क्वालिटी, जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा उतनी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। ऑयल सीड्स में माने तो वहाँ पे ऑयल कंटेंट कितना है उनके सीड्स में, वो हमारी क्वालिटी डिसाइड करती है। एंड फॉर एग्जांपल हम लोग पल्सेस की बात करते हैं तो उसमें क्वालिटी क्या है, उसमें हमारी जो है प्रोटीन कंटेंट जितना है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का है। तो ठीक है, तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी का प्रोडक्शन, ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। थर्ड इज रेजिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेस। तो यहाँ पे वर्ड बायोटिक मतलब लिविंग। तो एक क्रॉप प्रोड्यूस करने में बायोटिक स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं? तो लिविंग किन चीज़ों से हमें सावधान रहना पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? तो पहली चीज़ तो हो गई हमारे पास इंसेक्ट्स से, ये क्रॉप लॉस कर सकते हैं। दूसरी हो गई हमारे पास पेस्ट, ये क्रॉप लॉस करते हैं। एंड थर्ड इज वीड्स। इन तीन बायोटिक स्ट्रेस से हमें अपनी क्रॉप को बचाना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से जो है जेनेटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देंगे अपनी प्लांट वेराइटीज में, और ये एक चीपेस्ट मेथड है, ठीक है, चीपेस्ट एंड मोस्ट सस्टेनेबल मेथड ऑफ रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेस। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज वाइडर एडेप्टेबिलिटी। तो एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि एक वेराइटी का उसका एक रीजन होता है, एक सर्टेन एरिया में वो खुद को प्रोड्यूस कर सकती है, बट हम ऐसी वैरायटीज़ को डेवलप करेंगे जो खुद को आउट ऑफ बाउंड्रीज जाकर प्रोड्यूस कर सके और वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है उसमें खुद को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। तो जैसे हमने अभी बायोटिक स्ट्रेस पढ़ा था वैसे ही एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस बेसिकली क्या होते हैं? ये जो होते हैं हमारे पास एडेफिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स, हमारे पास हीट हो गई, उसके बाद फ्रॉस्ट, कोल्ड, ड्रॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है।
तो इन सब फैक्टर से जब हम लोग अपनी क्रॉप वेराइटीज को रेजिस्टेंट कर सकते हैं तो वो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट इज अर्ली मैच्योरिटी। किसी भी क्रॉप को उसके एक डिफाइंड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी से पहले मैच्योर कर देना, पहले जो है उसका प्रोडक्शन कर देना इज डिफाइंड एज अर्ली मैच्योरिटी। तो ये एक बहुत डिजायरेबल कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपके पास बहुत से एडवांटेजेस आते हैं, जैसे कि इसमें लेस क्रॉप मैनेजमेंट पीरियड चाहिए होता है। अगर कोई क्रॉप 90 दिन में हमारे पास तैयार हो रही है और दूसरी क्रॉप अर्ली मैच्योरिटी जो हमारे पास वैरायटी है वो अगर 75 डेज में तैयार हो जाती है, तो मैम जो 15 दिन का गैप है वो तो हमारा बच गया, उतने दिन हमें क्रॉप मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेस इंसेक्टिसाइडल स्प्रेज, जितने दिन ज़्यादा क्रॉप जो है फील्ड में रहेगी उतने ज़्यादा उस पर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास अर्ली मैच्योरिटी क्रॉप है तो वो थोड़ा सा हमें जो है कम हो जाते हैं कि हमारे पास जो हम लोग इंसेक्टिसाइडल या फिर जो है वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं उसका हमें यूज़ कम करना पड़ता है। एंड परमिट्स डबल क्रॉपिंग सिस्टम एंड रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। डबल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई क्रॉप जल्दी प्रोड्यूस हो जा रही है तो हम नेक्स्ट क्रॉप उस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, फील्ड हमारी उतने दिन के लिए ऑक्यूपाइड कम रहेगी, तो उस जो हमारे पास ड्यूरेशन बचा है उसमें हम नेक्स्ट क्रॉप या कोई अदर क्रॉप लगा सकते हैं। एंड रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। और सीधी सी बात है कि जो है हमारे पास अगर कम दिनों में हमारी क्रॉप तैयार हो रही है तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा सा तो कम रहेगा। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इनसेंसिटिविटी टू टेम्परेचर एंड लाइट। जो हमारे पास फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी होती है ये बहुत मेजर रोल डिफाइन करती है क्रॉप के प्रोडक्शन में और उसके क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस में। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है कोई क्रॉप वैरायटी है वो थर्मो इंसेंसिटिव एंड फोटो इंसेंसिटिव हो जाएगी तो इसका कल्टीवेशन बाउंड्रीज के बाहर किया जा सकता है, मतलब उसके जो है सर्टेन कल्टीवेटिंग एरिया के बाहर भी उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। एक प्लांट में हमें क्या कैरेक्टर्स चाहिए, एक सर्टेन कंडीशन, सर्टेन अपनी नीड के हिसाब से हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए होते हैं। ये हो सकता है कि प्लांट हाइट हो, ब्रांचिंग हो, टिलरिंग हो एंड कैपेसिटी हो, ग्रोथ हैबिट हो। तो ठीक है, तो ये लेकिन ये क्या है कि हमारे पास जो एग्रोनॉमिक कंडीशंस हैं या फिर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं ये प्लांट टू प्लांट डिफर करते हैं। जैसे कि फॉडर क्रॉप्स हो गए, उनमें हमें क्या चाहिए होता है, उनमें हमें चाहिए होता है कि उनकी हाइट ज़्यादा अच्छी हो, टिलरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, उसके बाद जो है उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो। लेकिन सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सीरियल क्रॉप्स हो गई या फिर जो हमारे पास अदर क्रॉप्स हो गई, उसमें क्या चाहिए होता है, हमें ड्वार्फनेस की कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो ये बात तो हो गई कि जो हमारे पास जो यूजफुलनेस है कैरेक्टर्स की वो प्लांट टू प्लांट डिफर करती है, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मतलब जो हमारे पास फ्यूचर स्कोप है प्लांट ब्रीडिंग का वो क्या है। तो कुछ मेजर स्कोप्स दिए हुए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज एम्पल स्कोप फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड क्रॉप। जो हमारे पास पल्सेज एंड ऑयल सीड्स क्रॉप है उसमें जो है काफ़ी अच्छा स्कोप है प्लांट ब्रीडिंग का, क्योंकि हमारे पास अगर बात की जाए ऑयल सीड्स में तो एक सफिशिएंट रेशियो होता है उनके ऑयल का और सॉलिड मैटर का। तो विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग हम मे बी इन फ्यूचर उसे बढ़ा सकते हैं। एंड इन पल्सेस प्रोटीन कंटेंट को हम लोग हाई कर सकते हैं, क्वालिटी रिच बना सकते हैं। सेकेंडली इज इन इंडिया कंसिडरेबल एरिया इज अंडर रेनफेड कल्टीवेशन। रेनफेड कल्टीवेशन की मतलब जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वो रेन पर डिपेंडेंट है अपनी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। हेंस देयर्स नीड टू डेवलप क्रॉप कल्टीवर्स दैट आर रेजिस्टेंट टू ड्रॉट कंडीशन। तो हो सकता है कि अगर बारिश नहीं हुई हो तो क्रॉप वेराइटीज खराब हो जाए, पूरा पूरा प्रोडक्शन जो है खराब हो जाता है लोगों का। तो ऐसी वेराइटीज डेवलप की जाए किसी भी क्रॉप की, किसी भी स्पीसीज की जो ड्रॉट के रेजिस्टेंट हो। थर्ड इज इन व्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर इज नीड टू डेवलप क्रॉप कल्टीवर्स सुटेबल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे जो है क्लाइमेटिक टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऐसे अब क्लाइमेटिक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे पास जो हमारा एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ हैं वो तो अभी इस टेम्परेचर के लिए सूटेबल है। तो ऐसी वेराइटीज़ को डेवलप किया जाए कि जो क्लाइमेट चेंज के साथ सूटेबल हो। फोर्थ इज लेबर हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन हैंड्स, देयर इज नीड इन मैनी क्रॉप्स टू डेवलप वेराइटीज सूटेबल फॉर मशीन हार्वेस्टिंग। लेबर, सही बात है भाई कि लेबर जो है महंगी होती जा रही है, महंगाई तो बढ़ रही है। तो ऐसी वेराइटीज़ का डेवलपमेंट किया जा सके जिनकी मशीनरी हार्वेस्टिंग ज़्यादा आसान हो सके रेदर देन लेबर नीड। फिफ्थ इज प्रॉब्लम ऑफ मेटल टॉक्सिसिटी।
कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के पास के एरिया होते हैं उसमें मेटल टॉक्सिसिटी एंड अदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो उस एलिमेंटल टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए हमें ऐसी रेजिस्टेंट वैराइटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी कि जो इस मेटल टॉक्सिसिटी को टॉलरेट कर सकें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आवर टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड द होल लेक्चर एंड we covered major introduction to our plant breeding, and further we will be learning about it in wide in next classes. So thank you.